एक ऐसा रहस्य जो 300 सालों से समंदर की गहराइयों और इतिहास के पन्नों में दफन था। एक ऐसा जहाज जिसका मॉडल खरीदने पर एक आम पत्रकार की जिंदगी दांव पर लग जाती है। सोचिए, अगर आपके हाथ एक ऐसा टुकड़ा लग जाए जिसके पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी पड़े हों, तो आप क्या करेंगे? अंधेरे कमरे में किसी के कदमों की आहट, एक टूटा हुआ शीशा और दीवार पर मंडराती परछाइयां। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि मौत का परवाना था। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर उस छोटे से जहाज के अंदर ऐसा क्या छिपा था जिसके लिए एक इंसान खून बहाने से भी पीछे नहीं हटने वाला था। आइए पर्दा उठाते हैं इतिहास के सबसे खतरनाक राज से जो आपकी सांसें रोक देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रुसेल्स के एक पुराने और भीड़-भाड़ वाले बाजार से, जहां शोरगुल के बीच टिंटिन नाम का एक युवा पत्रकार अपनी कला और जिज्ञासा की तलाश में घूम रहा था। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता स्नोई भी था, जिसकी आंखें हर खतरे को भांपने में माहिर थीं। अचानक टिंटिन की नजर एक पुरानी दुकान पर रखे लकड़ी के एक बेहद खूबसूरत जहाज के मॉडल पर पड़ती है। द यूनिकॉर्न नाम का ये जहाज समंदर की लहरों पर तैरने वाले किसी प्राचीन योद्धा की तरह दिख रहा था। उस वक्त टिंटिन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस चीज को अपने हाथों में थाम रहा है वो कोई मामूली सजावट की चीज नहीं है, बल्कि एक खूनी खेल की चाबी है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। जैसे ही टिंटिन उस जहाज को खरीदता है, तुरंत एक रहस्यमयी अजनबी जिसका नाम इवान इवानोविच सैक्रिन था, वहां पहुंच जाता है। सैक्रिन उस मॉडल को किसी भी कीमत पर खरीदने की जिद करने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी और लालच साफ झलक रहा था। जब टिंटिन बेचने से साफ इनकार कर देता है तो सैक्रिन की चेतावनी हवा में तैरने लगती है, ये जहाज तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। क्या सैक्रिन इस मॉडल के पीछे सिर्फ एक आम शौकीन था या उसके इरादे कुछ और ही खतरनाक थे? अब सवाल ये उठता है कि आखिर सैक्रिन उस मॉडल के लिए इतना पागल क्यों था? क्या वो सिर्फ एक पुराना एंटीक पीस था या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? इस सवाल का जवाब तब मिलता है जब उस मॉडल जहाज को अपने घर ले आता है। घर के शांत माहौल में अचानक स्नोई की एक हरकत से वो मॉडल जमीन पर गिरकर टूट जाता है। फर्श पर बिखरे हुए लकड़ी के टुकड़ों के बीच से एक छोटा सा पर्चा बाहर निकलता। उस पर 3 लाइनें लिखी थीं। एक सूरज के नीचे 3 भाई एक समंदर से बोलेंगे, और जब तक तीनों साथ नहीं होंगे तब तक यूनिकॉर्न का सच सामने नहीं आएगा। उस छोटे से कागज के टुकड़े ने अचानक एक शांत शाम को तूफान में बदल दिया। लेकिन इससे पहले कि टिंटिन इस पहेली को पूरी तरह समझ पाता, उसका कमरा तहस नहस कर दिया जाता है। कोई उसकी गैर मौजूदगी में घर में घुसा था और उस पर्चे को ढूंढ रहा था। यहाँ डर की असली शुरुआत होती है। जब दुश्मन आपकी हर चाल से वाकिफ हो, तब आप पर क्या बीतती है और अगली सुबह आपके दरवाजे पर कौन दस्तक देने वाला है। खतरा अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो टिंटिन के ठीक सामने आ चुका था। जब टिंटिन उस पर्चे को एक म्यूजियम में अपने दोस्त बार्नबिए को दिखाने ले जाता है, लेकिन तभी एक अनजान हत्यारा बार्नबिए पर गोली चला देता है। बार्नबिए की आखिरी सांसें और उसके हाथों में दबा अखबार इस बात की गवाही देता है कि खेल बहुत बड़ा और खूनी है। तभी अचानक से कुछ लोग टिंटिन को अगवा कर लेते हैं। उनकी गिरफ्त में आते ही टिंटिन को एक विशाल गोडाउन में ले जाया जाता है, जहां सैक्रिन उसका इंतजार कर रहा था। सैक्रिन के चेहरे पर अब कोई मुखौटा नहीं था, बल्कि उसका असली और क्रूर रूप सामने आ चुका था। वो साफ शब्दों में वो पर्चा मांगता है। यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक समुद्री यात्रा, जहां मौत हर लहर पर सवार होकर उसका इंतजार कर रही थी और आगे का सफर किस खूनी अंजाम तक जाने वाला था। सैक्रिन के आदमियों की मदद से बेहोश किए जाने के बाद जब टिंटिन की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक विशाल और भयानक मालवाहक जहाज कैराबुजॉन के कैदियों वाले कमरे में बंद पाता है। ये जहाज समंदर के बीचों बीच अकेलेपन और खौफ का समंदर था। जहाज का हर एक कोना अपराधियों और तस्करों की गंध से भरा हुआ था। लेकिन इस अंधेरे और घुटन भरे कमरे में टिंटिन की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसकी जिंदगी खुद एक खंडहर बन चुकी थी। वो कोई और नहीं बल्कि इस जहाज का असली कप्तान आर्चिबाल्ड हैडॉक था। कप्तान हैडॉक को देखकर ऐसा लगता था मानो उसने सालों से सूरज की रोशनी न देखी हो। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे और उसके हाथों में हमेशा शराब की बोतल रहती थी। हैडॉक की ये हालत रातों रात नहीं हुई थी। ये उसके पूर्वजों के पापों और एक धोखे का नतीजा था। लेकिन एक शराबी कप्तान के अंदर क्या अभी भी उस महान नाविक की आत्मा जिंदा थी जो समंदर के सीने पर राज करता था? कप्तान हैडॉक की जिंदगी के उस भयानक सच को समझना बेहद जरूरी है जिसने उसे इस नशे में धकेल दिया था। कई साल पहले हैडॉक के पूर्वज सर फ्रांसिस हैडॉक द यूनिकॉर्न नाम के उसी जहाज के कप्तान हुआ करते थे जिस पर दुनिया के सबसे खूंखार समुद्री डाकू रेड रैकहम ने हमला किया था। वो लड़ाई किसी आम युद्ध से कहीं ज्यादा भीषण थी। खून से लाल समंदर, जलते हुए डेक और दोनों तरफ बिछी लाशों के बीच सर फ्रांसिस ने रेड रैकहम को धूल चटा दी थी।
लेकिन उस जीत की कीमत बहुत भारी थी। रैखम का खजाना समंदर में कहीं दफन हो गया था और सर फ्रांसिस का जहाज हमेशा के लिए डूब गया था। सदियों बाद सैकरिन, जो असल में रैड रैखम का वंशज था, उस खजाने को हथियाने के लिए हैडॉक के परिवार की विरासत को मिटाना चाहता था। सैकरिन ने जानबूझकर हैडॉक को शराब की लत में जकड़ रखा था ताकि वो कभी अपनी असली ताकत और इतिहास को न पहचान सके। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके खून में समंदर की लहरें दौड़ती हों, उसे नशे की जंजीरों में बांधकर गुलाम बना दिया गया हो। इससे बड़ा टॉर्चर और क्या हो सकता है? और क्या ये शराबी कप्तान इस गहरी नींद से कभी जाग पाएगा? लेकिन कहते हैं ना कि जब उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने लगता है, तभी एक ऐसी चिंगारी भड़कती है जो अंधेरे को चीर देती है। टिंटिन उस टूटे हुए कप्तान हैडॉक के सामने खड़ा हो जाता है। वो सिर्फ अपनी जान बचाने की भीख नहीं मांगता, बल्कि हैडॉक को उसकी खोई हुई इज्जत और उसके खानदान के गौरव का एहसास कराता है। टिंटिन की बातें हैडॉक के दिल पर हथौड़े की तरह लगती हैं। उसकी आंखों में सालों बाद वही पुरानी जिद और आग लौट आती, एक कप्तान की आग। अब दोनों मिलकर उस तैरते हुए नरक यानी कैराबुजोन से भागने की खतरनाक योजना बनाते हैं। जहाज के पहरेदारों को चकमा देना आसान नहीं था। एक गलती और सीधे समंदर की ठंडी और गहरी कब्र। लेकिन उनके हौसले के आगे वो लोहे की दीवारें भी कमजोर पड़ने लगीं। कैसे उन्होंने इंजन रूम में हंगामा मचाया, कैसे क्रू मेंबर से लोहा लिया और कैसे एक छोटे से बोट के जरिए समंदर की असीम गहराइयों के बीच अपनी जान बचाकर भागे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन क्या भाग जाना ही काफी था, या रेगिस्तान की जलती हुई रेत पर कोई और उनका इंतजार कर रहा था? समंदर के थपेड़ों से लड़ते हुए मुसीबतें उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए वे एक पुराने विमान को चुराने का जोखिम उठाते हैं। प्लेन हवा में उड़ता है, लेकिन कुछ ही पलों में इंजन फेल हो जाता है। रेत के विशाल टीले पर प्लेन का क्रैश होना वो पल ऐसा था जहां सांसें थम जाती हैं। प्लेन के मलबे से सुरक्षित बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि वो और बड़ा हो चुका था, क्योंकि उनके दुश्मन सैकरिन के लोग हर तरफ फैले हुए थे। और अब उनका अगला पड़ाव कौन सी खौफनाक जगह होने वाली थी? यहाँ ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि आखिर उन तीनों पर्चों का गणित क्या था। सर फ्रांसिस हैडॉक ने बहुत ही चालाकी से अपने वंशजों के लिए उस खजाने के सुराग को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया था। जब तक तीनों मॉडल और उनके अंदर छिपे हुए वे तीनों पर्चे एक साथ नहीं मिलते, तब तक दुनिया की कोई ताकत उस खजाने तक नहीं पहुंच सकती थी। सैकरिन इसी बात से अच्छी तरह वाकिफ था और इसीलिए वो सदियों से इस परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। हर एक पर्चे के मिलते ही रोमांच का पारा इस तरह चढ़ता है जैसे किसी उबलते हुए समंदर में लावा फूट पड़ा हो। अब जब मंजिल बिल्कुल सामने थी तो हवा में तैरता हुआ वो सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। और क्या मोरक्को की वो रंगीन गलियां उनके लिए कब्रगाह साबित होने वाली थीं? अब कहानी का रुख मुड़ता है एक रहस्यमयी और पुराने शहर की तरफ। मोरक्को का वो रेगिस्तानी शहर जिसे बग्घार कहा जाता है। बग्घार की गलियां, चिलचिलाती धूप और दीवारों के पीछे छिपे हुए साए। ये शहर किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। सैकरिन को ये अच्छी तरह पता था कि टिंटिन और हैडॉक तक पहुंचने के लिए उसे तीसरा और आखिरी पर्चा हासिल करना होगा, जो बग्घार के एक ताकतवर शख्स उमर बिन सलाह के पास था। बग्घार पहुंचते ही हवा में एक अलग ही तनाव घुल जाता है। उमर बिन सलाह के महल में एक संगीत समारोह चल रहा था, जहां एक ओपेरा गायिका की सुरीली आवाज गूंज रही थी और उसी आवाज की गूंज से कांच के बड़े बड़े टुकड़े टूटने लगते हैं। ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। उसी अफरा तफरी के बीच एक बाज तीसरे पर्चे को पंजे में दबाकर उड़ जाता है। सोचिए, अफरा तफरी के बीच एक परिंदा जिसके चंगुल में इतिहास का सबसे बड़ा राज हो, उसके पीछे आसमान में दौड़ लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। टिंटिन और हैडॉक उस बाज के पीछे भागते हैं। छतों से छलांगे लगाना, गलियों में गोलियों की बौछार के बीच दौड़ना और हवा में उड़ते हुए उस पर्चे को हासिल करना, ये सीक्वेंस किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। और इसके बाद उनकी जीत का ठिकाना कहाँ होने वाला था? अगर हम गहराई से सोचें तो ये कहानी सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है, बल्कि 2 टूटे हुए इंसानों के जुड़ने की दास्तान है। एक तरफ टिंटिन है, जिसकी आंखें हमेशा सच को बेनकाब करने के लिए जलती रहती हैं, और दूसरी तरफ हैडॉक, जो अपनी ही परछाई से डरता था। जब वे रेगिस्तान की तपती रेत और बग्घार की खतरनाक गलियों को पार करते हैं तो उनके बीच का रिश्ता एक अनजान भरोसे में बदल जाता है। हैडॉक को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उसके पूर्वज सर फ्रांसिस कोई कायर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उस खजाने को गलत हाथों में जाने से बचाया था। ये एहसास किसी भी इंसान के अंदर एक नई रूह फूंक देने के लिए काफी होता है।
लेकिन क्या आप सोचते हैं कि सैकरन इतनी आसानी से हार मान लेने वाला इंसान था? बिल्कुल नहीं। सैकरन की आंखों में जोशीला पागलपन इस बात की गवाही दे रहा था कि वो आखिरी सांस तक उस खजाने को अपना बनाए बिना चैन से बैठने वाला नहीं था। आखिरकार संघर्षों, आंधियों और गोलियों की बरसात को पार करते हुए टिंटिन और हैडॉक तीनों पर्चे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी भी एक पहेली बना हुआ था। तीनों पर्चे हाथ में होने के बावजूद खजाना कहाँ है? ये सवाल उनके दिमाग को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वे वापस लौटते हैं अपने घर, वही पुरानी हवेली जो कभी हैडॉक के पूर्वजों की शान हुआ करती थी। इस हवेली के हर कोने में इतिहास की धूल जमी थी और अतीत के साए मंडरा रहे थे। जब वे तीनों पर्चों को एक साथ जोड़ते हैं तो उन पर लिखी गई पंक्तियां एक नए नक्शे में बदल जाती हैं। लेकिन वो नक्शा किसी भौगोलिक जगह का नहीं बल्कि खुद पुरानी हवेली का ही निकलता है। ये देखकर हैडॉक और टिंटिन दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या खजाना उसी घर के अंदर छिपा है जहां वे बचपन से या सदियों से रह रहे थे? और इस हवेली का दरवाजा खुलने पर कौन सा राज बाहर आने वाला था? अब हवेली के अंदर का वो अंतिम और सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। युद्ध खत्म हो चुका था, सैकरन शिकंजे में आ चुका था और पुरानी हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन खजाना कहाँ था? पहेली के आखिरी हिस्से को सुलझाते हुए टिंटिन और हैडॉक हवेली के तहखाने में उतरते हैं। वहां उन्हें सर फ्रांसिस हैडॉक की एक पुरानी मूर्ति मिलती है। जब वे उस मूर्ति के ग्लो को घुमाते हैं तो दीवार का एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वहां सोने के सिक्कों, बेशकीमती हीरों, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने सपनों में भी नहीं की होगी। वो समंदर का वो खजाना था जिसे रेड रैकहम ने लूटा था और सर फ्रांसिस ने बचाया था। पीढ़ियों का वो रहस्य आखिरकार सूरज की रोशनी में आ चुका था। लेकिन उस ढेर सारे सोने के बीच खड़े होकर जब टिंटिन और हैडॉक एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरों पर जो मुस्कान होती है वो सिर्फ धन की नहीं बल्कि उस अटूट दोस्ती और सफर की जीत की होती है जो उन्होंने मिलकर तय किया था। और क्या ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है या किसी नए सफर की शुरुआत करती है? सोचिए, जीवन भी इसी यूनिकॉर्न के रहस्य की तरह है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी खजाने की तलाश में भाग रहे हैं। कभी सफलता का खजाना, कभी सुकून का, तो कभी अपनी पहचान का। लेकिन असली खजाना वो मंजिल नहीं होती बल्कि वो सफर होता है जो हम उन लोगों के साथ तय करते हैं जो हमारे आड़े वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। टिंटिन जो सिर्फ एक साधारण पत्रकार था और हैडॉक जो अपनी ही परछाई से हार चुका था, दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत और विश्वास में होती है। जब पर्दा गिरता है और कहानी खत्म होती है तो ये सवाल हमारे दिलों में हमेशा के लिए छोड़ जाती है। क्या आपके पास भी ऐसा कोई राज है जिसे ढूंढने के लिए आप अपनी आरामदायक जिंदगी को दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हैं? या फिर आप भी किसी अनजान समंदर के किनारे खामोश खड़े होकर लहरों को सिर्फ आते जाते देखते रहेंगे? जवाब शायद आपके अपने भीतर ही कहीं छिपा है।